नमस्कार दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि 2021 2021 में वी आर गोइंग टू हैव टू एग्जामिनेशंस फॉर 2020 एंड 21 एंड आल्सो वी हैव द रिवाइज्ड सिलेबस ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एमपीपीएससी and we know that in case of preliminary examination there are two papers which consist of 100 questions each multiplied by 2 marks, so we have 200 marks of each paper. In these two papers, one is of general studies and another one is of your CSAT, which is known as Civil Services Aptitude Test. So your CSAT is qualifying in nature, whereas your general studies is meritorious, और you can say कि ये स्कोरिंग है, इसी से आपकी एग्जाम की मेरिट बनती है. So in case of general studies, there are many subjects such as we have Indian Constitution and Polity, we have Indian and world geography, then we have Indian history, then other than this we have Indian economy, then we have science, we have Indian art and culture, then we have ecology and environment, then we have current affairs, etc. etc. So many subjects for general studies. वास्ट सब्जेक्ट होता है जनरल स्टडीज का, ये भी हम सभी लोग जानते हैं. स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है इतने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना, उनको समझना, उनको याद रखना. सी सेट में आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कुछ क्वेश्चंस डिसीजन मेकिंग के, कॉम्प्रिहेंशन के, ये इससे मिलकर के आपका सी सेट का सब्जेक्ट बनता है. यहाँ मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस लेता हूँ, और जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिवाइज सिलेबस है वो आज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो कि 2020 में आया था, और आपको 2020-21 से जो भी एग्जाम्स आएंगे आपको इसी सिलेबस को फॉलो करना है. तो क्या सिलेबस हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिलिमिनरी के लिए, वो मैं आज आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ. तो पेपर 1 में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस है उसमें आपको यूनिट 5 कैपिटल ए में आपको कुछ पार्ट यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है. कुछ पार्ट आपको यूनिट 6 में इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डिस्क्राइब किया है, और कुछ पार्ट आपका यूनिट 10 में डिस्क्राइब किया हुआ है. तो ये हमको देखना है कि इसमें हमें क्या क्या कहाँ पर टॉपिक्स कवर करने हैं, किस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं. तो यूनिट 5 कैपिटल ए में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश से हमको डील करना है. यूनिट 6 में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट से रिलेटेड बातें हैं आपको, और यूनिट 10 में नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडीज है, इनसे हमको डील करना है. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यूनिट 5 कैपिटल ए में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश में आपको क्या क्या टॉपिक्स हैं और यहाँ हमको क्या क्या पढ़ना है. सो हियर वी हैव गवर्नर. सो वी नो दैट वी हैव अ गवर्नर फॉर ईच एंड एवरी स्टेट. हर स्टेट के लिए गवर्नर होता है, एंड ही एक्ट्स लाइक द एजेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट. ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो गवर्नर से रिलेटेड जो भी गवर्नर के पावर्स होते हैं, so he enjoys various types of powers such as legislative powers, executive powers, financial powers, etc. तो ये सारी चीजें हमको गवर्नर से रिलेटेड यहाँ पर पढ़नी होंगी. Then second topic which is given is Council of Ministers. So the Council of Ministers, they consist of, you have cabinet ministers are there, then ministers of states are there, then we have deputy ministers, etc. तो इनके क्या पावर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या रोल होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कशन करना होगा. देन थर्ड टॉपिक इज योर लेजिस्लेटिव असेंबली. सो इन केस ऑफ स्टेट्स इट इज कंपल्सरी टू हैव लेजिस्लेटिव असेंबली. तो हर स्टेट में हमको एक लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करना ही है. अगर हम सेकेंड हाउस की बात करें विच इज नोन एज लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वी डू नॉट क्रिएट दिस सेकेंड हाउस इन ईच एंड एवरी स्टेट. तो लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हमको पढ़ना है, कैसे इसका गठन होता है, हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, कितने क्या कैसे मेंबर्स होते हैं, कहाँ से ये कैसे इलेक्ट होकर के आते हैं, कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं,
वगैरह वगैरह, एवरीथिंग अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली. देन कमिंग ऑन टू हाई कोर्ट, सो वी हैव द प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टेट. तो हाई कोर्ट्स के जो भी प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, उनकी क्या पावर्स होती हैं, एडॉक जजेस के बारे में, एक्टिंग हाई कोर्ट के जजेस के बारे में, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ हाई कोर्ट में डिस्कस करनी होंगी. देन योर टॉपिक 2 ऑफ यूनिट 5 कैपिटली कंसिस्ट ऑफ पंचायती राज एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश. तो पंचायती राज को और जो म्यूनिसपैलिटीज हैं उनको हम लोगों ने अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है बाय 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. तो ये जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है इसने 11th शेड्यूल भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा है, और 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने जो है पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए. 74th अमेंडमेंट एक्ट ने म्यूनिसपैलिटीज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है. तो आर्टिकल 243 हमारा अफेक्टेड आर्टिकल है फॉर दीज लोकल बॉडीज. तो इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या कंपोजिशन होता है, इनकी क्या पावर्स होती हैं, इनका इलेक्शंस कैसे होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, इनके लिए किस तरह से इनको इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस होती हैं उनकी कंडीशंस को रिव्यू करने के लिए कौन सी क्या बॉडी होती है, देन इट इज स्टेट फाइनेंस कमीशन. तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना होगा. नाउ यूनिट 6 जो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इसको हेडिंग दिया है उन्होंने. इसमें हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 एंड 1935, ये 2 एक्ट आपको स्पेशली मेंशन किए हैं आपके सिलेबस में. इनके बारे में हमको दोनों एक्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा. देन एवरीथिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब कॉन्स्टिट्यूट हुई, इनकी मीटिंग्स कब कैसे हुई, कौन कैसे प्रेसिडेंट बने, कौन कौन सी इसमें कई कमिटीज बनी और किस कमिटी ने क्या रोल प्ले किया, ये सारी चीजें हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस करना होगी. देन यूनियन एग्जीक्यूटिव. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, देन यू हैव कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, देन वी हैव पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एटसेट्रा. देन प्रेसिडेंट अलग से इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है. तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम लोगों को प्रेसिडेंट वैसे भी डिस्कस करना ही है. एंड पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट में हमको सभी चीज़ें अबाउट लोकसभा एंड राज्यसभा. पार्लियामेंट क्या होती है, तो इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा. तो लोकसभा का क्या स्ट्रक्चर होता है, कहाँ से कितने मेंबर सेलेक्ट होकर के आते हैं, राज्यसभा का क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, कितने इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, वगैरह वगैरह. इसके अलावा पार्लियामेंट में और भी बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, है ना. तो उनके बारे में भी हमको डिस्कशन करना है. जैसे कि मेंबर्स होते हैं तो उनके डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड बातें हो गई. आपके जो बिल्स होते हैं, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स, इसके अलावा कई सारे मोशंस होते हैं, आपके कॉन्फिडेंस मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, कट मोशंस, वगैरह वगैरह. तो ये सारे टॉपिक्स आपके पार्लियामेंट के तहत इनको हमको डिस्कस करना होंगे. देन वी हैव फंडामेंटल राइट्स. तो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स. आपके फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. कई सारे आर्टिकल्स हम लोग अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी पढ़ते हैं तो हमें मालूम होते हैं. हम लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं. तो वी हैव आर्टिकल 21 कैपिटल ए विच सेज दैट वी एंजॉय द राइट टू एजुकेशन. अब हमारा जो है राइट टू एजुकेशन ये भी हमारा एक फंडामेंटल राइट बन चुका है. आर्टिकल 19 which gives us many types of freedom such as freedom of movement, freedom of assembly, association, etc. Then you have article 21 which deals with right to life and personal liberty. So we have so many rights which are guaranteed to us by the Constitution of India. तो ये सारे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये भी हमें इसमें डिटेल में डिस्कस करना है. देन ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स. देन यू हैव डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSPs हम लोग इनको शॉर्ट में बोलते हैं. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में.
यहाँ एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको भी देता हूँ आर्टिकल 40 का, विच डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। देन यू हैव सुप्रीम कोर्ट। तो जुडिशरी में हमको हाई कोर्ट हमें इसके पहले वाली यूनिट में उन्होंने डाल दिया है 5 कैपिटल ए में, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ यूनिट 6 में लिख दिया है, और इसके अलावा अलग से लिख दिया गया हमको जुडिशियल सिस्टम। तो जुडिशियल सिस्टम में हमारा, अगर हम यूनियन जुडिशरी की बात करें तो देन वी हैव सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, अगर हम स्टेट जुडिशरी की बात करें देन वी हैव हाई कोर्ट्स, और अगर हम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की बात करें तो देन वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सेशन कोर्ट्स एटसेट्रा। तो ये सभी कुछ हमको यहाँ पर यूनिट 6 में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के तहत है, ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें हमें कवर अप करनी होंगी। देन यूनिट 10, यहाँ इन्होंने हेड किया है, इसको हेडिंग डाली है नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। So in that case we have Election Commission of India. So this body, this is entrusted with the direction, control, superintendence of for the elections of president, vice president, then for Lok Sabha, Rajya Sabha, for the state legislative assemblies and for legislative councils, etc. Then you have State Election Commission, which is entrusted with the elections for the panchayats and municipalities, etc. Then we have Union Public Service Commission, which is a central recruiting agency of the government of India, which conducts examination for civil services and post etc. तो ये जो यूपीएससी है, ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, क्योंकि हम सभी लोग सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन फेस कर रहे हैं, और इसी से रिलेटेड स्टेट्स में भी जो बॉडी होती है इसको हम लोग SPSC, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं। तो सो वी आर फेसिंग द एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विसेज रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, सो इट इज नोन एज मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। देन वी हैव CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो अगेन very important topic for our exams, CAG, Comptroller and Auditor General of India. So he is having a very vast functions. He is there who is supposed to maintain and compile the accounts of the union government. So now since 1976 he has been relieved from the duty of compilation of the accounts of the union government. So now who is having this type of responsibility? So he is the Controller General of Accounts. So in 1976 we have created this post, but still he is vested with the compilation of the accounts of the state government, and he is continuing with the auditing of the union government as well as of the state government bodies. Other than this, he is also he is having the responsibility of conducting the audit of various public corporations such as ONGC, GAIL, SAIL, etc. Auditing of government companies या गवर्नमेंटल अंडरटेकिंग्स एटसेट्रा। तो बहुत सारा इनके पास काम है। ही इज हाईली लोडेड। अदर देन दिस यू हैव नीति आयोग। सो अर्लियर वी हैव प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, नाउ वी हैव नीति आयोग फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स इन इंडिया। देन अदर देन दिस वी हैव ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो इसके पहले के सिलेबस में हमें ह्यूमन राइट्स एक्ट ही था, और अब जो है हमको सारे एक्ट्स हटा दिए गए और अब इस तरह की बॉडीज हमको डाल दी गई हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स कमीशन है, देन वी हैव वुमेन कमीशन, देन वी हैव चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, देन वी हैव शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, सो वी हैव बैकवर्ड क्लासेस कमीशन ऑल्सो, देन वी हैव फ्यू अदर कमीशंस related to administration which are known as Vigilance Commission of India, then we have Information Commission of India also, then we have National Green Tribunal also in our course. So ये मैं आपसे बोल सकता हूँ these are not the constitutional bodies, but लेकिन ये हमें कहीं ना कहीं डाल करके तो पढ़ना होगा, तो हम इनको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इन टॉपिक्स को ही डिस्कस करेंगे। सो वी हैव फूड प्रिजर्वेशन कमीशन ऑल्सो। तो ये आपको जो नया सिलेबस है जिसमें कि आपके साथ मैंने आज डिस्कस किए थे, जो कि टॉपिक्स हमें इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिस्कस करने होंगे, पढ़ने होंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। ये सारे टॉपिक्स प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के तहत आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना, उनमें से एक सब्जेक्ट मैंने आपके साथ अभी यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी डिस्कस किया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर यूनिट 6 की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ जो आपका टॉपिक है यूनियन एग्जीक्यूटिव,
तो जो मेरा फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, तो अगर हम लोग सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट को पढ़ लेते हैं, पूरा स्ट्रक्चर क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेट गवर्नमेंट पर। स्टेट गवर्नमेंट का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद यदि हम लोग लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं, फिर देन वी कैन मूव ऑन टू द चार्टर एक्ट्स, देन मूविंग ऑन टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देन फंडामेंटल राइट्स, जीपीएसपी एटसेट्रा। तो ये हमारा तरीका होगा कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी को डिस्कस करने का। तो अगले लेक्चर में आप लोग जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय।